तो हम लोग अब चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो इसके हम महत्व के बारे में जानेंगे, प्रश्नों की व्यापकता और हल करने का मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो महत्व बारे हम जान लेते हैं। सरलीकरण पर आधारित 1 या 2 सवाल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवश्यक अंग है। इसमें कठिनता का स्तर परीक्षा के स्तर पर आधार पर घटता बढ़ता रहता है। प्रश्नों की व्यापकता पूछे गए अधिकतर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, दशमलव वर्गों एवं घनों की परिकल्पनाओं से संबंधित वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित पूर्णतः आंकिक प्रश्न होते हैं, ठीक है। वर्गमूल, घनमूल और घन, दशमलव, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो हल करने का मूल मंत्र क्या है? कृपया गणना पर विशेष ध्यान दें तथा मूल नियम, बोडमास व अन्य सरलीकरण ट्रिक्स व रूल का अक्षरशः पालन करें। अपना पूर्ण ध्यान व मेंटल कैलकुलस इस प्रकार के प्रश्नों में विशेषतः सहायक होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप में मेंटल कैलकुलस पर भी फोकस करना होगा। तो चलिए रूल नंबर 1 के बारे में हम जान लेते हैं। तो रूल नंबर 1 हमें कह रहा है कि वी बोडमास पद में के अनुसार किसी प्रश्न के कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़ और घटाव रहे तो सर्वप्रथम किसे हल करना चाहिए, निम्नलिखित नियम से समझाया जा सकता है। पहला चरण होगा वी से लिखा गया है वेन कॉलम, रेखा कोष्ठक, ठीक है। दूसरा है ब्रैकेट, तीसरा है ऑफ मतलब का, चौथा है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अंतिम चरण होता है सब्ट्रैक्शन का। तो अब जान लेते हैं सबसे पहले हम वेन कॉलम के बारे में, यानी कि रेखा कोष्ठक के बारे में दोस्तों। तो रेखा कोष्ठक भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है रेखा कोष्ठक, दूसरा है छोटा कोष्ठक, तीसरा है मध्यम या मझला कोष्ठक, चौथा है बड़ा कोष्ठक। तो इसमें लाइन या फिर बार ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसे सर्कुलर ब्रैकेट या सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट बोल सकते हैं। मझला ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेज बोल देते हैं। बड़ा कोष्ठक को हम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार को क्रम के अनुसार हल किया जाता है। यानी कार्य मतलब यह है कि सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक को, अंत में जाकर हम बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। फिर माध्यम कोष्ठक को और अंत में बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। तो नियम 2 के बारे में हम जान लेते हैं। तो नियम 2 है, यदि कोई ऊपर 1 है और नीचे में कोई संख्या है और उनका अगला मल्टीपल दिया गया है, यानी कि n+1। दूसरा है n+1, n+2, +1, +1, n+3 ... n+r-1 +nr दिया गया है। बराबर में हम लिख सकते हैं। इसको हम यदि ना आप लोगों को आंशिक भिन्नति पढ़े होंगे, आंशिक भिन्न कक्षा 12 में था, तो हम इसे जो है ना अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। 1/n -1 1/n+1। इसी प्रकार से 1/n+1, n+2 को हम सकते हैं 1/n -1/2। इसी प्रकार से 1/n+2 1/n+3 को हम लिख सकते हैं 1/1+2 1/1+3 ... ये तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब उसे अलग अलग पद के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा रूल भी दिया गया है, सेम इसी प्रकार का है। तो इस तीसरे रूल के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो तीसरे रूल को 1/2 1/n -2i के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया था? 1/n+2 1/n+2 +1 +4, यानी कि 2 का अंतर है।
यहाँ पर क्या था, इसे हल करने पर हमें 1/n माइनस 1/n प्लस आर होगा। दोस्तों यह एक टेलीस्कोपिक सीरीज बनती है, यह इससे कट जाता है और यह इससे कट जाता है। यहाँ पर ले लेते हैं इसे, यह जो है ना, यह जो है इससे कट जाएगा और यह इससे कट जाएगा। इस प्रकार की सीरीज को हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। जैसे टेलीस्कोप से हम दूर तक देख सकते हैं, उसी प्रकार से इस सीरीज, ये भी सीरीज जो दूर तक चली जाती है। तो इसमें हम कर देंगे तो यह पहला बचेगा और यह अंतिम बचेगा, ठीक है, यह अंतिम बचेगा। तो बचेगा पहला और अंतिम बच जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस आर। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर जो था, इसे हल करेंगे तो जो अंतर है 2 को हम डिवाइड कर देंगे और 1/n माइनस अंतिम वाला पद बच जाएगा n प्लस 2r। ओके, तो ये भी आपको याद रखना, याद नहीं रख पाते हैं तो आपको हल करने का तरीका पता होना चाहिए। टेलीस्कोपिक सीरीज को हम किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आप जेईई मेन की तैयारी किए होंगे ना, जो कि इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अप लेवल हो चुका है एसएससी में। पहले इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, परंतु अब पूछने जाने लगा है। तो यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो पहले ही छट जाएंगे। ओके, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए रूल नंबर 4 के बारे में हम जान लेते हैं। नियम नंबर 4 हमारे पास यह है कि हम जानते हैं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपली इसे क्वालिफाई करेंगे। यदि ए प्लस बी बराबर ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से यार हम यहाँ पर लिख कर ही बता देते हैं आप लोगों को, ताकि समझने में आसानी हो। इसे हम थोड़ा सा एकदम जूम आउट कर लेते हैं और इसे हम फुल जूम कर लेते हैं। इसे हम हटा देते हैं पहले, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि ये तो यार लिखा ही नहीं रहा है हमारे माउस से। इसे लिखने के लिए प्रॉपर एक और तरीका होता है, परंतु उसे तो हम नहीं बता सकते हैं, हमारे पास है नहीं। यहाँ ए प्लस बी का क्यूब को हम यहाँ पर, ये क्या मैंने लिख दिया यार, ये हमें नहीं लिखना था। यह रहा दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ओके, बराबर होता है ए प्लस बी ठीक है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी का वर्ग। ओके, अगर यही माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। आपको इस सूत्र को याद रखना है। अब चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए, हम एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब की लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें खाली सिर्फ ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए हम इसे ये गुणनफल रूप में, तो इसे डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बट्टे ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
रूल नंबर 4 रूल नंबर 5 के बारे में जान लेते हैं। इसी प्रकार से a³ माइनस b³ बटे स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b हो जाएगा। रूल नंबर 6 के बारे में हम जान लेते हैं। आपको पता ही होगा a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग को अब जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो हमेशा 2 के बराबर हो जाएगा। ये रूल नंबर 7 है a प्लस बी का वर्ग। आपको पता ही होगा कि a प्लस बी का वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab के बराबर होता है। चलिए रूल नंबर 8 के बारे में हम जान लेते हैं। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे माइनस में भी a भी दिया गया है तो हमेशा ये a प्लस 1 के बराबर होगा और यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस से डिवाइड किया है तो ये हमेशा a माइनस बी के बराबर होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण आइडेंटिटी के बारे में हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का वर्ग हमेशा a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग बराबर होता है। a माइनस बी का वर्ग a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग होता है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a प्लस b कोष्टक में a प्लस b कोष्टक में a माइनस b होता है। a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग हमेशा 2 टाइम्स ab के बराबर होता है। इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4ab के बराबर होगा। a प्लस बी का क्यूब रंग बिरंगी का प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका प्रयोग कर लें। a प्लस बी का क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b होता है और a माइनस बी का क्यूब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b होता है। a प्लस b का क्यूब a कोष्टक में a प्लस b दूसरे कोष्टक में a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस ab। ये तो मैंने बताया आपको। इसी प्रकार से a माइनस बी का क्यूब a माइनस b दूसरे कोष्टक में a का वर्ग प्लस ab प्लस b का वर्ग होता है। और तीसरा दसवां आइडेंटिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है a कोष्टक में a प्लस b प्लस c दूसरे कोष्टक में a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस नहीं रहेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस b से माइनस c। आप इसे सिंपल यूँ ही लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी का वर्ग b माइनस c का वर्ग प्लस होगा और प्लस c माइनस a का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस c a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा a प्लस बी प्लस c एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस c है। यहाँ पर देखिए यदि abc बराबर 0 हो जाता है, यहाँ पर हम कलर को थोड़ा गलत दूसरा लेते हैं। यदि यहाँ पर abc 0 के बराबर आ जाता है तो यहाँ पर ये जो 0 हुआ तो ये सभी 0 हो जाएंगे, ये सभी 0 हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो यहाँ पर माइनस उधर भेज देंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए जानते हैं हम अगले टॉपिक पर जानते हैं 11वां। a का वर्ग प्लस 1/a का वर्ग बराबर होता है a प्लस 1 प्लस 1/a का वर्ग माइनस 2 टाइम्स बराबर हम इसे लिख सकते हैं 1a माइनस 1/a प्लस 2 के। इसी प्रकार क्यूब है a प्लस 1/a का क्यूब होगा a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस 1/a और इसी प्रकार से a माइनस 1/a का क्यूब होगा a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 कोष्टक में a माइनस a बटे a माइनस 1/a। अब चलिए हम जानते हैं घनमूल तथा वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में। ओके, तो चलिए न देरी किए हुए इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसे हम फुल जूम करना होगा तभी आप लोगों को दिखाई देगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि महत्व के बारे में। ठीक है, तो महत्व हमें क्यों जरूरी है, महत्व के बारे में हम जान लेते हैं। वर्गमूल व घनमूल मूल संकल्पनाओं के समान ही विभिन्न प्रश्नों के हल में उपयोगी है। स्पष्ट रूप से वर्गमूल या घनमूल पर आधारित प्रश्न
सरलीकरण संख्या पद्धति पर आधारित के प्रश्नों के साथ पूछे जाते हैं। प्रश्नों की व्यापकता: पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्णांकित या एप्लाइड अनुप्रयुक्त प्रकार के हो सकते हैं। हल करने का मूल मंत्र: सूत्रों तथा महत्वपूर्ण संख्याओं के वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल कंठस्थ करना अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आपको कंठस्थ करना है, क्या होगा यानी कि याद करना है। तो ये थोड़ा सा हाईलाइटर सही नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पर येलो ही ले लेता हूँ। अब चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन वर्गमूल, आन वर्गमूल कर सकते हैं, इन नहीं आन। कोई संख्या n है, स्वयं से गुणा की जाती है तो n स्क्वायर आता है, और यह है n स्क्वायर n का वर्ग कहलाता है तथा n स्क्वायर का वर्गमूल कहलाता है। यदि किसी संख्या x अंक है तो इनके वर्ग में x-1 अंक होंगे। ठीक है, x अंक है तो वर्ग करेंगे तो x-1 वर्ग x-1 अंक होंगे। जैसे 12 है, 12 को वर्ग किए तो हम लोग यहाँ पार्क में 2 अंक है, तो यहाँ पर 44 होता है तो 2-1, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 4-1 3 अंक हमें प्राप्त हुए। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो यदि हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग वाली संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 037 कभी नहीं आता है। अर्थम संख्या का वर्गमूल हमेशा काल्पनिक संख्या होता है। 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो का वर्ग इस प्रकार निकाला जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या सभी पता होगा। 2 का अगली संख्या ले लेते हैं 3 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 आगे 25 लिख देते हैं। तो संख्या हमेशा उसी संख्या के बराबर होता है 625। तो चलिए यहाँ पर 35 का भी निकाल लेता हूँ। जैसे 25 का वर्ग 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, और 3 का अगली संख्या 4 ले लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4-3 12 यानी कि 12-25 इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये भाई काफ़ी आसान है। तो चलिए हम जानते हैं वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ हैं। वर्गमूल निकालने की सिर्फ 2 ही विधि हैं। क्या है? गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों के बारे में हम जानते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे याद करते हैं? गुणनखंड विधि में हम उनका भाज्य गुणनखंड याद करते हैं और 2-2 के पेयर बनाते हैं। 2-2 के पेयर बनाने के बाद उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका ये वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। भाग विधि में वर्गमूल याद करने के लिए हम संख्या में भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर 45, 56, 52 है। सबसे पहले 2-2 का हम लोग जोड़ा बनाएंगे। 2-2 का जोड़ा बनाने के बाद हम देखेंगे कि जो जो लेफ्ट हैंड संख्या 45 है कि वह कौन सा वर्ग है जो इसके आसपास है। तो हम देख रहे हैं 36 के आसपास है, तो यहाँ पर 36 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 36 लिख देते हैं, तो 36 को हम 45 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 9 प्राप्त हुआ, और बची संख्या को हम यहाँ उतार लेते हैं। 2 का पेयर साथ उतारते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। और 6 को हम 2 बार जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 12 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि 12 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इस संख्या के बराबर आ जाए। ठीक है, 12 और उसकी इकाई अंक में भी मल्टीप्लाई करते हैं। जिससे 7 बार भागी जा रही है तो 12 सत्ते बताइए कितना होता है? 84 होता है। ठीक है, तो 84 होता है
तो यहाँ पर 7 और 7 इकाई अंक भी 7 लिखेंगे और 7 से उस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें प्राप्त हुआ 127 होगा। 127 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 789 प्राप्त हो गया। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें बचा 67। तो 67 में इकाई हम उतार लेंगे 25, फिर इसमें हम इसे ऐड कर देंगे 127, 7, 134। 134 में हम इसमें भाग देंगे, इसके आसपास है तो ये संख्या 5 बढ़ जाएगी, तो 5 यहाँ इकाई लिख देंगे। और चलिए दोस्तों, इससे हम प्रैक्टिकल वीडियो में बता देंगे। 105 को ऐड कर देंगे, परंतु ये भाग पूरी तरह जा चुकी है, पूरी तरह जा चुकी है तो इसका मूल 675 हो जाएगा। तो भाग विधि काफ़ी जल्दी से ज्ञात किया जा सकता है। गुणनखंड विधि में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। और भाग विधि ज्ञात करने के रूल हैं तो यहाँ पर आप देखिए बताया गया है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन से डिफाइन किया गया है, यानी कि इजाद किया गया है। किसी संख्या का 2 दशमलव स्थान तक वर्गमूल निकालना। जैसे संख्या में है, संख्या को हम इस सबसे पहले कैपिटल एन प्लस माइनस स्मॉल एन के रूप में लिख देते हैं। कैपिटल एन हम उस संख्या को लिखते हैं जिसका वर्गमूल हमें पता होता है। स्मॉल एन को उसे लिखते हैं जिसका वर्गमूल हमें पता नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमें 37 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 37 को हम 36 प्लस 1 लिख देते हैं। 36 का वर्गमूल हमें पता है, तो कैपिटल एन में उसका वो लिख देते हैं 36, और स्मॉल एन में 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 36 हो जाएगा का वर्गमूल यानी 6। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से दो स्थानांतों का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ n क्या है, लेस देन n है, कैपिटल N है, ठीक है। n पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो चलिए, जैसे हमें पता करना है कि 152 का वर्गमूल क्या है, तो 152 को मिल सकती है 144 प्लस 8। 144 का वर्गमूल हमें पता है कि 12 होता है। 8 प्लस 12 दूनी 24 डिवाइड कर देंगे तो बहुत आसानी से हमें 2 स्थानों तक वर्गमूल दशमलव प्राप्त हो जाएंगे, जो कि एक्यूरेट होता है। थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। अब कुछ विशेष नियम के बारे में जान लेते हैं। 1/AB की वो का रूट लेते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये तो घातांक और कड़ी में आएंगे तो बताएंगे हम। A/B को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं अगले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 1 हो, इसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो, जैसे 81, 9, 41, 21। यह कह रहा है ना, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 1 हो तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक भी 1 या 9 होगा। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या इकाई अंक 4 हो तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 5 या 0 होगा, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं वर्ग तथा वर्गमूल में कुछ संख्याओं के वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0 होता है, आपको पता होगा। कड़ी में 2 का वर्गमूल 1.14 होता है। 4 का रूट 2 होता है। 9 का रूट 3 होता है। 16 का रूट 4 होता है। 36 का रूट 6 होता है। 34 का 8 होता है। 100 का 100 होता है। 144 का 12 होता है। आपको वर्ग पता है तो वर्गमूल तो ज्ञात ही कर लेंगे। 14 का वर्ग करेंगे तो 96 हो जाएगा। 16 का वर्ग 256 होता है। 18 का वर्ग 334 होता है। 20 का वर्ग 400 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 21 का वर्ग 441 होता है। 19 का 361 आता है। 17 का 289 होता है। तो चलिए, आप इसके बारे में आपको पता ही होगा। हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घन पर पॉइंट बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए तो परिणामी संख्या n³
आएगा तथा n क्यूब n का घन कहलाएगा और n क्यूब का घनमूल कहलाएगा। ठीक है, घनमूल केवल गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये गलत कह रहा है। घनमूल भाग विधि द्वारा भी निकाला जाता है, गुणनखंड विधि भी द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे तो हमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल क्यूब रूट निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, यदि किसी संख्या इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 हो तो इसके अंक मूल इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 8, 7, 4, 6, 9, 3, 2, 9 आएगा। ठीक है, ये तो पता होगा, नहीं पता होगा तो वर्क कर क्यूब करके देख लीजिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वह संख्याएं जिनके इकाई अंक पर क्रमशः 0, 1, 4, 5, 6 एवं 9 हो तो घन या घनमूल इकाई अंक के स्थान पर क्रमशः यही होंगे। ठीक है, यदि इकाई अंक यही है तो इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो भी इसका इकाई अंक वही होगा। यदि रूल दिया गया है कि यदि क्यूब रूट ऑफ x बराबर b दिया गया है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं log x की पावर 1/3 बराबर log b। दोनों पक्षों में log ले लिया गया है, तो दोनों पक्षों में log ले लिए गए हैं, तो 1/3 log x बराबर हमें log b प्राप्त हो गया, यानी कि b बराबर एंटी log ऑफ 1/3 log x। इस प्रकार से आप b का मान ज्ञात कर सकते हैं। कुछ संख्याओं के घनमूल, ठीक है, तो आप यहाँ पर घनमूल देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिए। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए ना। इससे हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए सेंटर में ला देता हूँ। चलिए मैं ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से सिंपलीफिकेशन चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर मैंने सिंपलीफिकेशन चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं घात घातांक एवं कड़ी न्यू चैप्टर पर, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे एवरेज पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कहाँ गया यार? चैप्टर नंबर 3 पर हम सीधा आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 घटाएंगे उन कड़ी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम जानते हैं घातांक में कड़ी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो मैंने 2 चैप्टर को कवर किया है। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, दूसरा है सिंपलीफिकेशन। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम लोग घातांक कड़ी, एवरेज, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हल करने वाले हैं, मॉक टेस्ट को भी लगाएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जानते हैं पावर इंडाइसेस और सर्ट चैप्टर नंबर 4। तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो इस वीडियो हम सर्ट, पावर इंडाइसेस एंड सर्ट के बारे में जानने वाले हैं।
तो चलिए सबसे पहले इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। घातांक एवं करणी पर 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए हैं। साथ साथ आपको अपनी गणना में विशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी बढ़ाते हैं तो इस अध्याय पर पूर्ण अभ्यास की अति आवश्यकता होगी। प्रश्नों की व्यापकता देख लेते हैं, किसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्न मूल संकल्पना पर आधारित पूर्णतः आंकिक एवं बिना भाषा के होते हैं। इनमें मान निकालना, सरलीकृत करना, सबसे बड़ी छोटी संख्या, आरोही अवरोही क्रम, वर्गमूल, घनमूल, वर्गखंड, करड़ी घातों पर प्रश्न से लेकर अधिक कठिन के स्तर तक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जानते हैं घात घातांक करड़ी के हल करने का मूल मंत्र क्या है। ध्यान दें कि इस प्रश्नों को पूर्ण ध्यान से तथा पूरी एक्यूरेसी से हल करने का अभ्यास अति आवश्यक है। छोटी सी गलती या संकल्पना को पूर्णतः न समझ पाने के कारण बहुत छात्र इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अधिकाधिक प्रयास अभ्यास ही है हल करने का मूल मंत्र। ओके, तो चलिए हम जानते हैं घातांक क्या है। सबसे पहले इसे हम जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, 16वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक गणितज्ञ रेने डकार्त ने एक संख्या को कई बार गुणा किया तथा यह सिद्ध किया कि परिणामी गुणनफल एक विशेष सूत्र से निकलता है जिसे घातांक कहते हैं। मतलब ये संख्या कई बार गुणा किया है और जितनी बार गुणा किया घात में लिख दिया तो उसे ही घातांक कहते हैं। घातांक के उल्टे रूप में करड़ी कहा जाता है। घातांक का उल्टा रूप ही करड़ी है। नियम 1, यदि कोई संख्या उसकी संख्या से n बार गुणा की जाती है तो यानी कि a का n बार गुणा किया जाता है तो a की पावर n, जहाँ n और a एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जिसका वर्गमूल एक धनात्मक संख्या होता है, जिसमें भिन्न भी सम्मिलित हैं। a को आधार कहते हैं और n को घातांक कहते हैं। ठीक है, और नियम नंबर 2 के बारे में जानते हैं। ये तो दोस्तों मैंने पढ़ लिया है ना, मैंने पढ़ा है घातांक नहीं, इसमें मैंने बताया था। यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। और गुणा है तो यदि 3 संख्याएँ n संख्याएँ हैं तो सभी घातें जुड़ जाती हैं आधार समान होने पर। ओके, यदि आधार समान हो गुणनफल के समय घातांक को जोड़ दिया जाता है। अब चलिए रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं। गुणा करने के समय यदि आधार अलग अलग हो घातांक समान हो तो आधार आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, घात 1 हो जाती है। नियम नंबर 4, भाग करने में यदि आधार समान हो तो घातांक घट जाती है। रूल नंबर 5 के बारे में, यदि किसी संख्या का नकारात्मक घातांक हो यानी कि e⁻m हो तो उसके व्युत्क्रम के रूप में लिखा जा सकता है यानी कि 1/a⁻m। इसी प्रकार 1/a⁻m बराबर 1/a⁻m। ठीक है, एक दूसरे को उल्टे कर सकते हैं। रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। यदि किसी घातांक के ऊपर घातांक हो तो घातांक को गुणा करते हैं। जैसे a की पावर n है तो इसे mn लिख सकते, a की पावर mn हो जाएगा। a की पावर m का nवां करड़ी है तो a की पावर m/n हो जाएगा। इसी पावर यहाँ पर a की पावर m की पावर n की पावर p है तो बराबर a की पावर mnp हो जाएगा। परंतु रूल नंबर 7 ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। a की पावर m की पावर n, यहाँ पर देखिए कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा है तो बराबर इक्वल टू नॉट a की पावर m की पावर n नहीं होगा। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम m की पावर n करेंगे, फिर n की पावर m जो आएगा m की पावर m जो आएगा फिर उसका गुणनफल हम a की पावर में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। तीसरी बात आपको यह भी ध्यान देना है कि a की पावर m
की पावर 1/n बर इक्वल टू नॉट होता है ब्रैकेट में a की पावर m की पावर 1/n। ठीक है, तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है, गलती नहीं करना है। एग्जाम में पढ़ाने के लिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हुआ क्यों नहीं यार? इस प्रकार से यह दिया गया है कि तीसरा है ए की पावर m की पावर n की पावर p है तो इक्वल टू नॉट होगा a की पावर m की पावर n की पावर p। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में नहीं लिखा जा सकता, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब घातांक के विभिन्न रूप, घातांक के विभिन्न रूप जैसे a की पावर a बटे b की पावर m है तो इसे अलग अलग भागों के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि a की पावर m बटे a की पावर n हो जाएगा। और दूसरा रूल यह है कि a बटे b है की पावर -m है तो इसे हम आपस में बदल सकते हैं, यानी कि हर को अंश में और अंश को हर में कर सकते हैं, b/a हो जाएगा। ओके, सिंपल, जिसे मैंने पीछे बताया उसी प्रकार से होगा। रूल नंबर 9 के बारे में जानते हैं। यदि a की पावर x बराबर a की पावर y है, आधार समान है तो घाते भी समान होंगे, तब x बराबर y हो जाता है। इसी प्रकार से यदि घात समान है तो आधार बराबर हो जाएंगे। रूल नंबर 10 के बारे में हम जानते हैं। रूल नंबर 10 हमसे कह रहा है यदि किसी अशून्य संख्या घातांक शून्य है, ठीक है, तो उसका मान सदैव 1 होता है। यहाँ पर x की पावर 0 यस कोई संख्या है कि पावर 0 है तो वह मान 1 हो जाएगा। जैसे 5 की पावर 0 बराबर 1, 10 की पावर 0 बराबर 1, कितनी बड़ी संख्या हो पावर 0 है तो उसका मान 1 ही हो जाएगा। 0 का अर्थ ये है कि संख्या उसी संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं। रूल नंबर 11 के बारे में हम जानते हैं। यदि a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो a का nवां मूल या इसको a का nवां मूल बोलते हैं, या करड़ी एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों, इन्हें बताया गया करड़ी किसे कहते हैं। करड़ी, यदि a कोई परिमेय संख्या है, उनका nवां मूल अपरिमेय है तो उसे हम लोग करड़ी बोल देते हैं। nवां मूल आप a को एक घातांक यानी घातांक वाला करड़ी कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि nth रूट आप एक करड़ी है, जहाँ a एक परिमेय संख्या है, n एक धनात्मक संख्या है और nth रूट a एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये शायद आपको पता ही होगा, मैंने बताया जो पीछे। रूल नंबर 12 के बारे में हम जानते हैं। यदि nth रूट आप a एक करड़ी है, ठीक है, यह करड़ी है तो n को घातांकी करड़ी कहते हैं, n को घातांकी करड़ी कहते हैं तथा a को रेडिकेंड कहते हैं। प्रत्येक करड़ी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या करड़ी नहीं हो सकती, ये तो सभी को पता है। रूल नंबर 13 के बारे में जानते हैं। किसी करड़ी मिश्रित करड़ी एक करड़ी जिसका गुणांक एक परिमेय संख्या हो लेकिन गुणनफल एक न हो, मिश्रित करड़ी कहलाता है। मिश्रित करड़ी क्या है? मिश्रित करड़ी एक ऐसी करड़ी है जिसका गुणांक एक परिमेय संख्या हो लेकिन गुणांक एक न हो, ठीक है, तो उसे हम लोग मिश्रित करड़ी कहते हैं। एक के अलावा यदि कोई गुणांक जैसे 2√2, 2√3, ये सब क्या है? मिश्रित करड़ी तो ही है। रूल नंबर 14 के बारे में जानते हैं। शुद्ध करड़ी किसे कहते हैं? यदि वह करड़ी जिसका एक अपवर्तक 1 हो तथा दूसरा अपवर्तक एक अपरिमेय संख्या हो, इस तरह की करड़ी को शुद्ध करड़ी कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, यह सब एक क्या है? यह सब एक
शुद्ध करोड़ी हैं। आपको ध्यान दे रहा है। वैसे कड़ी जो हमेशा धनात्मक रूप में होते हैं, घातांक के अंदर धनात्मक हों, ठीक है, उसे शुद्ध कड़ी कहते हैं। समान कड़ी किसे कहते हैं? वैसी कड़ी जिसका अपरिमेय गुणज समान हो तो इसे समान कड़ी कहते हैं। अपरिमेय गुणज समान होना चाहिए, जैसे 2 है, 3 है, कोई भी है, गुणज समान है तो उसे अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। रूल नंबर 16 के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं √2, √3, √5, √7 इत्यादि अनंत दशमलव वाले रेखलिंग संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। nth रूट ऑफ a बराबर ऐसे में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, पता है आपको। nth रूट ऑफ a की पावर n करेंगे तो हमेशा एक के बराबर हो जाएगा। nth रूट ऑफ a भी बराबर nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, ये भी आपको पता होगा। नहीं पता हो तो पता हो गया होगा। nth रूट ऑफ a का nth रूट ऑफ a बराबर होगा nth रूट ऑफ a की पावर 1/2, ठीक है। वन बाई टू नहीं है, 1/n² है, ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होगा ना तो n² हो जाएगा। रूल नंबर 81 के बारे में जानते हैं। यदि nth रूट ऑफ a बटे b है तो इसे अलग अलग डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a बटे nth रूट ऑफ b, ठीक है। तो इस रूल को आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये जो है ना, ये जो है इसी का डुप्लीकेट हो चुका है, तो इसे हम नहीं बताने वाले हैं। अब चलिए जानते हैं हम करड़ी और घातांक में। रूल नंबर नियम 22 के बारे में। यहाँ पर nth रूट ऑफ a है, फिर इसका भी nth रूट ऑफ m रूट है, mth रूट ऑफ यह पूरा है, तो इससे हम इन दोनों के गुणनफल के रूट ऑफ a लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या है उसका हम n बार कड़ी लेते हैं, यानी कि x है, फिर उसका कड़ी लेते हैं, फिर x है, फिर उसका कड़ी लेते हैं, इसे अनंत तक है, तो इसे हम लिख सकते हैं n बार है। कोई निश्चित संख्या है तो हम इसे x पावर n1 माइनस 1/n लिख सकते हैं। 24 है, यदि x माइनस x इन्फाइनाइट तक है, जहाँ x बराबर n इंटू n+1 हो, तो इसका मान n के बराबर होता है और इसका मान n+1 के बराबर होता है यदि प्लस में है। 26वां रूल के बारे में जानते हैं। यदि a रूट ऑफ b है, x रूट ऑफ y है, n रूट ऑफ m है, p रूट ऑफ q है, मतलब m रूट, x रूट, n रूट, p रूट, इसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालने के लिए हम घातांक को समान करते हैं, आधार की तुलना करते हैं, ठीक है। घातांक को समान करेंगे और आधार से तुलना करेंगे। तो मेन बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु एक को हम n बार गुणा करेंगे तो एक पावर n ले सकते हैं। a की पावर m पूरे n बराबर घातांक है तो घाते जुड़ जाएंगे। एक पावर x, ये तो हमें बताया कि सिर्फ इसको डिवीजन कराया है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यही हमें यहाँ पर मूल बिंदु दिया है ना, जो मूल बिंदु में हमें जो डिवीजन करा दिया गया है, जो ऊपर मैंने बताया। ठीक है, तो हम तो इसी के बारे में पढ़ लिए थे, तो चलिए इसे हम रिवीजन करा देते हैं एक बार, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य बीजगणितीय संक्रियाओं का संक्षिप्त संग्रह जो प्रश्नों के उत्तर देने में हेतु अति आवश्यक होगा। क्या है?
ए प्लस बी का वर्ग होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। ए माइनस बी का वर्ग होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का वर्ग प्लस 2ab। और यहाँ पर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है कोष्ठक में प्लस बी कोष्ठक में माइनस बी है तो सभी को पता होता है। यदि हम ए प्लस बी का वर्ग जोड़ दें और ए प्लस बी का वर्ग ए माइनस बी का वर्ग जोड़ दें तो ए 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आ चुके हैं एवरेज। तो चलिए हम एवरेज वाले में फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में जानते हैं। आखिर हम इसका महत्व कहाँ पर है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्व है औसत की संकल्पना भी एक मूल संकल्पना ही है। अतः इसका ज्ञान विभिन्न अध्ययनों के अध्ययन करने में आवश्यक है। विशेष रूप से औसत के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में निरंतर पूछे जा रहे हैं। प्रश्न की व्यापकता, पूछे जाने वाले प्रश्नों की औसत आयु, औसत आय, औसत अंक, औसत दूरी, संख्याओं के समांतर माध्य, औसत में वृद्धि कमी, औसत वृद्धि हेतु न्यूनतम अधिकतम स्कोर, मात्रा संख्या आदि संबलित प्रश्न, विभिन्न सारणी आधारित आवृत्तियों पर आधारित समांतर माध्य के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हल करने का मूल मंत्र क्या है? औसत के सूत्रों का पूर्ण अभ्यास, पूर्ण सतर्कता, एक्यूरेसी, स्पीड एवं रैंकिंग बहुत ही आवश्यक है। गणनाएं पूर्ण ध्यान से करें। तो दोस्तों मूल मंत्र ये है कि अधिकाधिक प्रयास है, जितना अधिक प्रयास करते हैं वही आपका मूल मंत्र है। उसी द्वारा हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम रूल नंबर 1 के बारे में जानते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं मात्राओं का औसत इन संख्याओं का माध्य होता है। औसत क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ माध्य है। माध्य किस प्रकार याद करते हैं? संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमें माध्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का औसत बराबर संख्याओं को जोड़ दीजिए और संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। औसत को हम समेशन के रूप में भी ले सकते हैं। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। आई बराबर 1 से ये संख्या x बार है और फलन है ये तो n रहना चाहिए ना, ये और यह जो है t बार है। यहाँ यार n रहना चाहिए, x क्यों रहना चाहिए? x तो वेरिएबल है ना। अब चलिए हम जानते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। यदि 2 दी गई संख्याएं यक्स किसी निश्चित आवृत्ति 1 के साथ हो, यानी कि कोई संख्या है 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, कोई आवृत्ति है, तो आवृत्ति का हम लोग राशि में गुणा करके आवृत्ति का योगफल याद कर लेते हैं तो वहाँ से हमें औसत प्राप्त हो जाता है। रूल नंबर 3 के बारे में जान लेते हैं। लगातार n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 होता है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n × n+1/6 होता है। ये शायद आपको पता हो। लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n × n+1 n × n+1/2 का वर्ग होता है। 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा। परंतु आप यहाँ पर यह जो दिया गया है ना, इसे थोड़ा छोटा कर लें हम। ये तो 0.1 पर ही है। चलिए हम पेंसिल ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो वर्ग है ना दोस्तों, ये पूरे का वर्ग है, ना कि सिर्फ इतना का। ये पूरे का वर्ग है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पर रूल नंबर 6 के बारे में। प्रथम 2 से शुरू करने लगातार n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n+1 होता है।
लगातार एम विषम प्रकृति संख्याओं का योगफल n होता है और यहाँ पर औसत n होता है। औसत की बात हो रहा है, योगफल की बात नहीं हो रहा है। किसी लगातार संख्या ABC का औसत a+n/2 होता है। नियम नंबर 9, किसी संख्या x के प्रथम n गुणजों का औसत x इंटू l+1/2 है। नियम नंबर 10, यदि n1 संख्याओं का औसत a है तथा n2 संख्याओं का औसत a2 है तो कुल संख्याओं का औसत n1 प्लस n2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। रूल नंबर 11 के बारे में हम जानते हैं। यदि a PQ से x किलोमीटर प्रति घंटा चला जाता है तथा Q से P y किलोमीटर प्रति घंटा वापस आता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल 2xy/x+y कुल दूरी बटे कुल समय। रूल नंबर 12 के बारे में जानते हैं। यदि एक दूरी को 3 विभिन्न चालों क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति घंटा, b किलोमीटर प्रति घंटा, c किलोमीटर प्रति घंटा के द्वारा तय की जाती है तो कुल यात्रा की औसत चाल 3ab/ab + bc + ca हो जाता है। रूल नंबर 13 के बारे में जान लेते हैं। यदि m संख्याओं का औसत x है जिसमें से n संख्याओं का औसत y है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर शेष संख्याओं का औसत mx - ny/m-1 होता है जहाँ m > n है। शेष संख्याओं की औसत ny - mx/n-1 n > m है। रोल नंबर 14 को बारे में जानते हैं। 3 संख्याओं में यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का a गुना है, तीसरी संख्या की b गुना है तो तीनों संख्याओं का औसत x है तो पहली संख्या यह 3ab/a + b + ab हो जाएगी। रूल नंबर 15 के बारे में जानते हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की a गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या b गुनी है तो सभी तीनों संख्याओं का औसत क्या है? तो पहली संख्या का औसत, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यहाँ से हम फाइंड कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग रूल नंबर 16 से शुरू करेंगे और इसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला चैप्टर हमें कौन सा पढ़ना है। अगला चैप्टर हमें पढ़ना है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सर परसेंटेज। अभी काफ़ी चैप्टर बाकी हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चलिए आइए जानते हैं रूल नंबर 15 के बारे में। तो रूल नंबर 15 है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या a गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या a गुनी है, तीसरी संख्या b गुनी है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का औसत x है तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी 3ab/ab + ab इंटू x। x क्या है? औसत। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 3b/1 + b + ab इंटू x का x। ठीक है, और तीसरी संख्या 3/1 + b + ab इंटू x। तो चलिए रूल नंबर हम 16 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 16 क्या आपसे कहता है? n+1 संख्याओं में से पहली n संख्याओं का औसत f है। ठीक है, तथा अंतिम संख्या का औसत l है। पहली संख्या f तथा अंतिम संख्या l हो तो f - l n टाइम्स f - l बराबर होंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 17 हम कहता है t वर्ष
पहले रविवार में यह सदस्यों की औसत आयु और का टी वर्ष था। टी वर्ष पहले रविवार के यह सदस्यों की औसत टी वर्ष था। यदि इस दौरान n बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं तो भी औसत समान रहता है। ठीक है, आपको इस विधान देना है। n बच्चों का औसत आयु n टाइम्स कैपिटल टी माइनस इंटू स्मॉल टी। चलिए रूल नंबर 18 के बारे में हम जान लेते हैं। n सदस्यों के समूह में टी वर्ष आयु के एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आ जाते हैं तो औसत आयु टी वर्ष बढ़ जाता है। तब नए वर्ष की औसत आयु बराबर टी प्लस कैपिटल टी इंटू टी। यदि औसत आयु टी वर्ष घट जाता है तो नए व्यक्ति की औसत आयु टी माइनस कैपिटल टी इंटू टी हो जाता है। रूल नंबर 19 के बारे में हम जान लेते हैं। n विद्यार्थियों के समूह के औसत आयु कैपिटल टी है वर्ष है। यदि n विद्यार्थियों और इस समूह आए तो समूह का औसत आयु स्मॉल टी बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का औसत आयु क्या होगा, कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस 1 इंटू टी हो जाता है। यदि नए विद्यार्थी के आने से समूह की औसत आयु टी वर्ष घट जाता है तो नए विद्यार्थी की औसत आयु बराबर टी माइनस कैपिटल N बटे टी प्लस 1 इंटू टी हो जाता है। रूल नंबर 20 के बारे में हम जान लेते हैं। n राशियों का औसत x है। यदि इसमें प्रत्येक m राशियों का औसत y, अंतिम m राशियों का औसत z, तो mवीं राशि क्या होगी, m इंटू वाई प्लस जेड माइनस एन एक्स होगा। m प्लस nवां राशि क्या होगा, एन एक्स माइनस एम वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, परंतु कोई नहीं, मैं जो एवरेज का सेपरेट ही वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं हर फार्मूला को प्रूव करके भी दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए सिर्फ इसमें हिंट के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या होता है, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। n व्यक्तियों का औसत आयु x वर्ष है तथा इसमें m व्यक्ति चले गए जिनकी औसत आयु y वर्ष थी और इतनी ही संख्या में नए व्यक्ति आ गए जिनकी औसत आयु कैपिटल स्मॉल जेड वर्ष है। अब n व्यक्ति की औसत आयु क्या होगा, तो औसत आयु बराबर होगा स्मॉल x माइनस एम वाई माइनस जेड बटे m वर्ष होगी। रूल नंबर 22 के बारे में हम जानते हैं। गेंदबाजों का औसत आयु, गेंदबाजों का औसत क्या होगा, गेंदबाजों का औसत बराबर रनों की संख्या बटे विकेटों की संख्या होता है। कुल रनों की संख्या बराबर औसत गुणे वाई, जहाँ वाई विकेटों की संख्या है, यहाँ से याद कर सकते हैं। रनों की संख्या बराबर गेंदबाज का औसत इंटू विकेटों की संख्या। रूल नंबर 23 के बारे में हम जान लेते हैं। यदि किसी समूह में एक नया सदस्य किसी सदस्य का स्थान ले लेता है तो नए व्यक्ति की उम्र प्रतिस्थापित सदस्य प्लस माइनस एन एक्स एन। रूल नंबर 24 के बारे में हम जानते हैं। यदि एक नया सदस्य समूह में जोड़ा जाता है तो नए सदस्य की औसत आयु औसत प्लस माइनस यक्स इंटू एन प्लस 1 हो जाता है, जहाँ यक्स औसत आयु या आई है में वृद्धि प्लस माइनस एन सदस्यों की संख्या है। रूल नंबर 25 के बारे में जानते हैं। यदि एक सदस्य ग्रुप छोड़ता है तो छोड़े हुए ग्रुप की आयु बराबर औसत आयु प्लस माइनस यक्स एन माइनस 1 हो जाता है, जहाँ यक्स औसत आयु है, औसत आयु में वृद्धि या कमी है और एन सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों हमारा ये एवरेज चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो इसका हम
एक सेपरेट ही अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। डिटेल से बताएंगे कि ये किस प्रकार से आया हुआ है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन एवरेज से आए उसे हल करके आए। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कौन सा हमारा है। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ दोस्तों, हम नए टॉपिक पर आ चुके हैं, अनुपात एवं समानुपात, जिसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोल देते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यशस्वी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए जानते हैं इसमें कहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। सामान्य तौर पर इस अध्याय से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस अध्याय को छोड़ दें। अनुपात एवं समानुपात की सही जानकारी से हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, जो कि समय और दूरी, रैखिक समीकरण एवं साझेदारी इत्यादि पर आधारित होते हैं, इनको हल कर सकते हैं। और अनुपात एवं समानुपात पर आधारित नियमों को हम बहुत अच्छी तरह समझाया गया है और उम्मीद करती हैं कि इन नियमों का अध्ययन करके आप इसमें आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में सही रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम अनुपात किसे कहते हैं। ओके, दो समान तरह की राशियों, यहाँ पर दो समान तरह की राशियों का मतलब, राशियों या संख्याओं का मतलब यही है कि वो दो संख्याएं एक ही तरह होनी चाहिए। जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर होना चाहिए, अगर वह संख्या इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। आपको पता ही होगा इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसका वर्ग नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है कि दो समान तरह की राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। मतलब दो समान तरह की राशि हैं, उनके बीच की जो तुलना होती है उसी को ही हम लोग अनुपात बोल देते हैं। जैसे रियल नंबर है और काल्पनिक नंबर है, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। ये रियल नंबर इमेजिनरी नंबर कभी तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर समान राशि का मतलब हमें यही कर रहा है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट बिंदु पर दो राशियों का अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है। आपको भिन्न पता ही होगा किसे कहते हैं। यह दिखाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना अधिक या कम है। अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है। जैसे समान इकाइयों के बीच होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूरी किलोमीटर में दी गई है और एक दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो वह राशि बराबर नहीं होती है। राशियों की तुलना हमेशा सेम इकाई में होती है। तो चलिए, जैसे रुपया है तो रुपया में हम लोग देखेंगे कि ग्राम है तो ग्राम में ही देखेंगे, घंटा में है तो घंटा में ही अनुपात देखेंगे, सेकंड में है तो सेकंड में ही देखेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है
अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच ही होता है, ना कि विभिन्न राशियों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। माना कि एक राशि x है, ठीक है, मान लिया मैंने, और दूसरी राशि y है, तो दोनों के बीच अनुपात x अनुपात y है, ठीक है। तो इसे हम x डिवाइड बाई y लिख सकते हैं। इसका कहने का यही मतलब है, मतलब दो राशियों के बीच के अनुपात को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। यदि अनुपात x अनुपात y है, y में x को प्रथम मतलब तो हम x अनुपात y के प्रथम पद को अनसेंडेंट तथा y यानी कि द्वितीय पद को हम लोग कंसेक्वेंट कहते हैं। आपको याद रखना है, इसे हम लोग पहला पद बोलते हैं और इसे हम लोग दूसरा पद बोल देते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। यदि अनुपात a अनुपात b है, ठीक है, यह समानुपात मतलब बराबर का चिन्ह होता है। c अनुपात d है, इसे हम लोग समानुपात बोल देते हैं। ये समानुपात का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके, तो यदि अनुपात a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो a तथा d, यह a की बात कर रहा है और यह d की बात कर रहा है। a तथा d उच्चतर मान कहलाते हैं, ठीक है, और b तथा c मध्यमान कहलाते हैं। उच्चतर मान मध्यमान आपको पता चल गया होगा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि उच्चतर मान का गुणनफल बराबर होता है मध्य मान का गुणनफल। जैसे यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, क्या a/b लिख सकते हैं। ये समानुपात का चिन्ह होता है बराबर, और इससे हम लिख सकते हैं c/d। तो क्या है उच्चतर मान, इसमें हम बराबर चिन्ह को हल करने के लिए इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह AD बराबर BC हो जाएगा। तो यह जो है मध्यमान था और ये जो है उच्चतर मध्यमान था। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम जानते हैं समानुपाती किसे कहते हैं। यदि x बराबर ky, जहाँ k एक अचर है, तो हम कह सकते हैं कि x y के समानुपाती है। यह इस तरह भी लिखा जा सकता है कि x प्रोपोर्शनल टू y। तो यह प्रोपोर्शनल यह हमें रिप्रेजेंट करता है कि कोई कांस्टेंट आएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं। यदि x बराबर k/1/y, जहाँ के कोई कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है। यह इस तरह भी लिखा जा सकता है, x व्युत्क्रमानुपाती 1/y। तो समानुपात के बारे में हम जान लेते हैं। अनुपात के बारे में मैंने जान लिया। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं, ठीक है। दो अनुपात यदि आपस में बराबर हैं तो उसे हम लोग समानुपात बोल देते हैं। जैसे a अनुपात b बराबर है c अनुपात d को ABCD समानुपात हैं, या फिर AB समानुपात CD। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया गया है। तो नियम नंबर 1 के बारे में हम जानते हैं। जब किसी अनुपात में प्रथम पद द्वितीय पद दोनों को शून्येतर राशि से गुणा या भाग करते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी अनुपात में प्रथम पद या द्वितीय पद यानी कि आंसर या हर बोल सकते हैं, किसी भी राशि से गुणा करिए या फिर भाग करिए, यह भी ध्यान देना है कि राशि शून्येतर होना चाहिए।
शून्येतर, शून्येतर का अधिकतर लोग मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं। शून्येतर किसे कहते हैं? शून्य धन उत्तर बोल सकते हैं, मतलब शून्य के अलावा जो संख्या बचती है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ 3:4 है, इस 3/4 लिख सकते हैं। यदि हम इसमें अंश मतलब अंश या हर बोल सकते हैं, या प्रथम पद द्वितीय पद कर सकते हैं। प्रथम पद द्वितीय पद में दोनों समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह संख्या 25/20 हो जाती है। दोनों का अनुपात समान होगा। इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे भी तो संख्याएं समान हो रहेंगी। तो चलिए नियम नंबर 2 के बारे में हम जानते हैं। संख्याएं ABCD में से प्रत्येक को क्या जोड़ा जाए कि यह क्रम से समानुपात में बदल जाए। तो माना यक्स जोड़ा जाए तो हम अंश में क्या करेंगे, A+X करेंगे और नीचे भी A+X करेंगे, समानुपात C+X, C+D+X करेंगे तो यह समानुपात में बदल जाएगा, यानी कि समान संख्या से समान संख्या में जोड़ देते हैं। ओके, तो आपको यह ध्यान देना है। रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं। मिश्रित अनुपात X/Y तथा P/Q दो अनुपात हैं तो PX/QY मिश्रित अनुपात कहलाता है, यानी कि जो इनका अनुपात है आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, सेकंड पद से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस अनुपात को हम लोग मिश्रित अनुपात बोल देते हैं। तो चलिए रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। वर्गानुपात डुप्लीकेटेड रेशियो किसे कहते हैं? दो समान अनुपातों के मिश्रित अनुपात को वर्गानुपात कहते हैं। ठीक है, दो समान अनुपात हैं, जैसे A/B है और उनका मिश्रित अनुपात क्या कर लेते हैं, यानी कि उसी संख्या के हर से प्रथम संख्या से गुणा और सेकंड संख्या से सेकंड संख्या में गुणा कर देते हैं तो उसे हम लोग वर्गानुपात बोल देते हैं, यानी कि समान अनुपातों का मिश्रानुपात वर्गानुपात कहलाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए जानते हैं वर्गानुपात क्या है। वर्गमूलानुपात क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो। किसी अनुपात के वर्गमूल को वर्गमूलानुपात कहलाता है। यदि कोई अनुपात है उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं तो उस वर्गमूल के अनुपात को वर्गमूलानुपात कहते हैं। तो रूल नंबर 6 जानते हैं। घनानुपाती किसे कहते हैं? ट्रिप्लिकेट रेशियो किसे कहते हैं? किसी अनुपात के तृतीय घात को घनानुपाती कहते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी तीन समान अनुपात का मिश्रानुपात घनानुपात कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर A/B का घनानुपात हो जाएगा A³ B³। तो चलिए जानते हैं घनमूलानुपात किसे कहते हैं। इसी तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी अनुपात के घनमूल को घनमूलानुपात कहते हैं। जैसे A/B का घनानुपात √A×³ वर्गमूलानुपाती किसे कहते हैं? इनवर्स रेशियो किसे कहते हैं?
किसी अनुपात के उल्टे को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी है का व्युत्क्रमानुपात ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात ए अनुपात ए अनुपात ए अनुपात बी, या फिर ए अनुपात बी ए बट्टे बी अनुपात इंटू ए बट्टे बी गुणे ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लस। आपको लस पता ही होगा किसे कहते हैं। लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है, दो या दो से अधिक संख्या का वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूला व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं विलोमानुपात किसे कहते हैं। इनवर्टिंडो विलोमानुपात उस समानुपात को कहते हैं जिसमें स्थान बदल ले। जैसे प्रथम पद द्वितीय पद आपस में, जैसे ए अनुपात बी ये समानुपात सी अनुपात डी है का विलोमानुपात क्या हो जाएगा, द्वितीय पद प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद द्वितीय पद हो जाता है। जैसे यहाँ पर बी अनुपात ए है तो यहाँ पर समानुपात डी अनुपात सी हो जाएगा। ठीक है, तो विलोमानुपात आपको भी पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एकांतरानुपात अल्टरनेंडो किसे कहते हैं। अल्टरनेंडो यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी एक समानुपाती हो तो ए अनुपात सी यानी कि दोनों रेशियो का प्रथम पद का अनुपात समानुपात सेकंड पद का अनुपात एकांतरानुपात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे सकते हैं प्रथम पद का अनुपात, सेकंड पद का अनुपात। युगांतरानुपात किसे कहते हैं, कंपोनेंडो। ये काफ़ी कंपोनेंडो यानी कि युगांतरानुपात काफ़ी जगह उपयोग होता है। ये सबसे स्टार पॉइंट वाला है, रूल यही है। ओके, तो आपको इसे याद रखना है। एक समानुपात यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है तो हम यदि अंश में कोई संख्या जोड़ते हैं, जैसे ए अनुपात बी है तो वही संख्या डी के अनुपात में भी जोड़ देते हैं प्रथम पद में। सी अनुपात डी अनुपात बी युगांतरानुपात कहलाता है। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी है जो इसका अंश है हर में जोड़ दीजिए। ठीक है, प्रथम अनुपात के जोड़ा गया। इसी प्रकार से द्वितीय अनुपात जो है उसका जो हर है अंश में जोड़ दीजिए, तो इसे ही हम लोग युगांतरानुपात कहते हैं। इसी प्रकार से आप हर में भी जोड़ देते हैं या फिर +1 करके देखिए तो भी यही बात हमें प्राप्त होगी। तो चलिए नियम नंबर 12 के बारे में जानते हैं। अंतरानुपात किसे कहते हैं, जिसे डिविडेंडो बोल देते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके जरिए आप किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से हल कर देते हैं। बड़ी रेशियो के चुटकियों में हल करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यदि ए अनुपात बी समानुपात डी और सी अनुपात डी एक समानुपात हो तो इसका अंतर, जिस पर ऊपर मैंने ऐड किया था, इसका अंतर ही अंतरानुपात हो जाता है। तो चलिए जानते हैं अंतरानुपात किसे कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किसे कहते हैं। ऊपर मैंने पढ़ा डिविडेंडो फिर कंपोनेंडो मतलब अंतरानुपात। इसमें जो है ना एक बार जोड़ते घटाते हैं एक ही समय करते हैं, तो इसे हम लोग कंपोनेंडो या डिविडेंडो बोल देते हैं। यह एक अंतरानुपात तथा अंतरानुपात का सम्मेलन है। यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, एक समानुपात है तो ए प्लस बी जो मैंने प्लस जोड़ा हर वाला, इसी प्रकार हर को हर में से घटा दिया, अंश में से घटा दिया, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। ठीक है, तो एकांतरानुपात ही यही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एकांतरानुपात होगा तो
समानुपात के सरलीकरण हेतु उपर्युक्त संक्रियाओं योगांतरानुपात, अंतरानुपात तथा योगांतरानुपात में से यह भी योगानुपात है, में से किसी को भी सीधे प्रयोग किया जा सकता है। रूल नंबर 14 के बारे में जानते हैं। मध्यानुपाती किसे कहते हैं? माना ए और बी का मध्यानुपाती x है, तो ए अनुपात x इंटू एक्स अनुपात बी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। इसका रूट ले लेंगे तो इसका मध्यानुपाती हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते। दो संख्याओं ए तथा बी का मध्यानुपाती स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होता है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। रूल नंबर 15 के बारे में जानते हैं। यदि x माइनस ए तथा x माइनस बी के मध्यानुपाती हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, x जो है x माइनस ए तथा x माइनस बी के मध्यानुपाती है, तो यहाँ से हमें x बराबर ए बी बटे ए प्लस बी प्राप्त हो जाएगा। चलिए रोल नंबर 16 के बारे में जानते हैं। तृतीय समानुपाती मान दो संख्याओं ए तथा बी का तृतीयानुपाती x है। यदि ए और बी का तृतीयानुपाती x है तो हम करेंगे क्या? इसमें ए अनुपाती बी, दो रेशियो बी अनुपात x, यानी तीसरी संख्या में हम x ले लेंगे और दूसरी संख्या बी अनुपात का बी ले लेंगे। ठीक है, तृतीय अनुपात x है तब ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात x सही स्थिति, तो इसे हम लिख देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें x बराबर बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर बी स्क्वायर ए हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग मध्यानुपात यानी द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात के लिए हम दोनों संख्या को वर्गमूल लेते थे। इसी प्रकार से तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम बी स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें तृतीय अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए चतुर्थानुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। ए बी सी का चतुर्थानुपात x है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे हम दो रेशियो के रूप में लिखेंगे बराबर में, तो यहाँ से हमें x बराबर बी सी बटे ए प्राप्त हो जाएगा। इसे ही हम लोग चतुर्थानुपात कहते हैं। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर जान लेते हैं। अतः तीन संख्याओं ए बी सी का चतुर्थानुपात बी सी बटे ए होगा। तो चलिए प्रथमानुपात जान लेते हैं। प्रथमानुपाती माना ए बी सी का प्रथमानुपाती x है, तो यहाँ पर x अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x बराबर ए बी बटे सी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती के बारे में हम लोग विस्तार से जान लिए। अब चलिए हम जानते हैं रोल नंबर 19 के बारे में। यदि ए अनुपात बी बराबर x अनुपात y है और बी अनुपात सी बराबर p बटे q है, तब क्या होगा? ए अनुपात सी बराबर x p अनुपात क्या? x p अनुपात y q हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी भी ज्ञात कर सकते हैं। यह निम्न प्रकार भी किया जा सकता है। कई रूल हैं, आप ध्यान दीजिए। यदि ए अनुपात बी बराबर ए एक्स अनुपात वाई है, बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू है, सी अनुपात टी बराबर एम अनुपात एन है, तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि ए अनुपात डी तुलना करके याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। 21वां है, 4 अनुपात दिया गया है, तुलना कीजिए। तो ए बी सी डी ई का अनुपात पूछा गया है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। रूल नंबर 22 है। यदि एक राशि आर ए तथा बी में अनुपात n विभाजित किया गया है
ए भाग एम प्लस एन इंटू आर, बी भाग एम प्लस वन इंटू आर हो जाता है। और तीसरा रूल यह है कि ए तथा बी का अंतर एम माइनस एम प्लस आर इंटू आर, जहाँ एम ग्रेटर देन एन है। रूल नंबर 23, यदि ए तथा बी का अनुपात एम अनुपात एन है तथा उनके हिस्सों का अंतर आर हो, तब आर का हिस्सा एम बटे एम माइनस एन इंटू आर, बी का हिस्सा एन बटे एन माइनस आर इंटू आर, ये सभी के हिस्सों का योगफल एम प्लस एन बटे एम माइनस एन इंटू आर, जहाँ एम ग्रेटर देन एन होगा। रूल नंबर 24 के बारे में जानते हैं। यदि ए तथा बी का अनुपात एम अनुपात एन है तथा ए का हिस्सा आर हो, ओके, तो बी का हिस्सा एन बटे बी इंटू आर हो जाएगा। ए बी का कुल हिस्सा एम प्लस एन बटे एम इंटू आर हो जाएगा। ए बी का अंतर एम माइनस एम बटे एम इंटू आर हो जाएगा, जहाँ एम ग्रेटर देन एन है। रूल नंबर 25 के बारे में जानते हैं। यदि राशि आर ए बी सी में क्रमशः एल अनुपात एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए का हिस्सा एल बटे एम एल प्लस एम बटे एन इंटू आर, बी का हिस्सा एम बटे एल प्लस एन इंटू आर, सी का हिस्सा हो जाएगा एन बटे एल प्लस एम बटे आर हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान ही क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। ए तथा बी के हिस्सों का अंतर एल माइनस एम बटे एल प्लस एन इंटू आर, जहाँ एल ग्रेटर देन एम है। बी का हिस्सा बी तथा सी के हिस्से का अंतर एम माइनस एन बटे एल प्लस एम बटे, यहाँ पर टोटल हमेशा लिख लेते हैं सभी का योगफल एम प्लस एन इंटू आर, जहाँ एम ग्रेटर देन एन है। रूल नंबर 26 के बारे में जान लेते हैं। यदि ए बी तथा सी का अनुपात एल अनुपात एम अनुपात एन है तथा ए का हिस्सा आर है, तो बी का हिस्सा एम बटे एल इंटू आर, सी का हिस्सा एन बटे एल इंटू आर, और तीसरा है बी तथा सी के हिस्सों का अंतर एम माइनस एन बटे एल इंटू आर, जहाँ एम ग्रेटर देन एन है। चलिए फिफ्थ के बारे में जान लेते हैं। ए बी तथा सी का कुल हिस्सा एम प्लस एम बटे एल इंटू आर होगा। चलिए रूल नंबर हम 27 के बारे में जानते हैं। यदि एक राशि ए बी तथा सी के बीच में एल अनुपात एम अनुपात सी के अनुपात में बांटी जाती है, ए और बी के हिस्से का अंतर आर हो, तो सी का भाग ये होगा, ए बी सी का कुल हिस्सा ये होगा और बी सी का हिस्सा ये होगा। रूल नंबर 28 के बारे में जानते हैं। यदि किसी बक्से में x रुपये, ठीक है, और y रुपये तथा z रुपये के नोट एम अनुपात एन अनुपात आर के अनुपात में है, तो नोटों का कुल मूल्य आर हो, तो x रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? x रुपये के नोटों की संख्या एम बटे एक्स एम इंटू वाई एन इंटू जेड आर इंटू आर होगा। इस प्रकार से वाई की नोटों की संख्या, जेड की नोटों की संख्या आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह तो पेज हुआ कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। रूल नंबर 29 के बारे में हम जानते हैं। यदि किसी राशि के जोड़ने पर एक अनुपात आता है तो गुणज होगा, तब राशि गुणज इंटू राशि के अनुपात की संख्या, यानी कि कुल राशि प्लस माइनस परिवर्तन बटे राशि का योगफल।
चलिए रूल नंबर 30 के बारे में हम जान लेते हैं। यदि किसी गिलास में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात m अनुपात n है, ठीक है, तथा दूसरे गिलास में मिश्रण का अनुपात p अनुपात q है, तीसरे गिलास में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात कितना होगा जिसमें दोनों गिलास के मिश्रण को मिला दिया जाता है, तो अनुपात होगा कि प्रथम m/m+n प्लस दूसरे का अनुपात ले लेंगे p/p/q। इसी प्रकार से दूसरे का अनुपात ले लेंगे n/n+m और दूसरे का अनुपात प्लस में ले लेंगे p+q होगा। रूल नंबर 31 के बारे में जानते हैं। यदि 1 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा का अनुपात p/q है तो इस मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी दूध तथा पानी के मात्रा का अनुपात r/s हो जाए। तो r/s करने के लिए हमें a×p - q r/r×p+q लीटर करना होगा। 32 रूल के बारे में जानते हैं। यदि दो व्यक्ति ए तथा बी की मासिक आयु का अनुपात p/q है, यदि दोनों खर्चों का अनुपात r/s है तथा दोनों की बचत r है, तो दोनों की मासिक आय क्या होगी। एक की मासिक आय rp/r-ps-rs-rq, बी की मासिक आय यह होगी। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। रूल नंबर 33 के बारे में जानते हैं। यदि ए बी सी की समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो इनमें से समानुपाती बनाने के लिए AD - BC/A+D-B+C घटाना होगा। यदि यक्स ABCD को समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में यक्स जोड़ा जाए तो क्या जोड़ना होगा, BC - AD/A+D-B+C जोड़ना होगा, जहाँ ABCD हमेशा आरोही बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। रूल नंबर 34 के बारे में जानते हैं। A/P = C/D = E/F n तक हो तो अनुपात क्या होंगे। अनुपात अंश को जोड़ देंगे, हर को जोड़ देंगे तो फाइनल में हमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा। रूल नंबर 35 के बारे में हम जानते हैं। दो संख्याओं का अनुपात A/B है। यदि हर एक संख्या को यक्स बढ़ाया जाए तो यह संख्या C/D बन जाता है, तो संख्याएं क्या होगी, वह संख्या यक्स C - D/AD-BD हो जाएंगी, BC हो जाएंगी। ठीक है, ये तो संख्याएं हो जाएंगी, देख लीजिए। रूल नंबर 36 के बारे में जानते हैं। दो संख्याओं का अनुपात A/B है। यदि प्रत्येक संख्या में यक्स घटाया जाए तो यह अनुपात C/D हो जाता है। दोनों संख्याएं होंगी और संख्याएं यक्स D-C/AD-BC तथा यक्स भी D-C/AD-BC हो जाती हैं। तो चलिए हम जानते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि अनुपात और समानुपात का ही पोर्शन है। आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके सबसे पहले हम महत्व के बारे में जान लेते हैं। आपको ज्ञात होगा कि ऐसे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों की व्यापकता, जिसमें वर्तमान, कुछ वर्ष बाद, कुछ वर्ष पहले की व्यक्ति रिश्तेदार की आयु का अनुपात पूछा जाता है। हल करने का मूल मंत्र क्या है। दिए गए नियमों एवं मेंटल मैपिंग के प्रयोग से अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करने में समय एवं परिश्रम की बहुत बचत होगी। चलिए रूल नंबर 1 के बारे में जानते हैं। यदि वर्तमान आयु का अनुपात तथा n वर्ष के बाद आयु का अनुपात दिया गया हो तो वर्तमान आयु का गुणज होगा यक्स बराबर दूसरे अनुपात का अंतर बटे इंटू समय बटे अनुपात का क्रॉस गुणनफल। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है। यदि यक्स वर्तमान आयु का गुणज है तथा गुणज में क्रॉस गुणनफल का अंतर शून्य हो तो समय बराबर यक्स बटे अनुपात का अंतर। रूल नंबर 33 के बारे में जानते हैं। यदि कुछ वर्ष पहले तथा कुछ वर्ष बाद का अनुपात दिया है तथा T1 पहले
ए तथा बी का अनुपात ए अनुपात बी था, तो ए की वर्तमान आयु ए एक्स प्लस T1, बी की वर्तमान आयु बी एक्स प्लस T1, तो T2 वर्ष बाद A1 तथा B1 का अनुपात सी अनुपात डी होगा। यहाँ से एक्स बराबर दूसरे अनुपात का अंतर बटे इंटू T1 प्लस T2 क्रॉस गुणनफल। जब अनुपात का अंतर समान हो तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। यदि वर्तमान आयु का गुणनफल दिया हो तब एक्स बराबर दो व्यक्तियों की आयु का गुणनफल बटे अनुपात का गुणनफल। रूल नंबर 5 के बारे में जानते हैं। यदि वर्तमान आयु का योगफल तथा आयु का अनुपात दिया गया है तो वर्तमान आयु का गुणज बराबर आयु का योग बटे आयु का अनुपात। रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। यदि आयु का अनुपात तथा आयु का अंतर दिया हुआ है तब यक्स आयु का अंतर बटे आयु का अनुपात। ठीक है। रूल नंबर 7 के बारे में जानते हैं। n वर्ष पहले ए तथा बी के अनुपात का आयु का अनुपात यक्स अनुपात वाई था, तब यदि वर्तमान आयु का अनुपात ए अनुपात बी हो तो एक्स प्लस एन बटे वाई प्लस एन बराबर ए बटे बी। यदि यम वर्ष बाद आयु का अनुपात पी अनुपात क्यू होगा तो एक्स बराबर एक्स प्लस एम प्लस एन बटे एक्स प्लस एन प्लस क्यू बटे पी क्यू होगा। रूल नंबर 8 के बारे में जानते हैं। यदि n वर्ष पहले ए बी तथा सी की आयु का अनुपात एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड था तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात एक्स प्लस एन अनुपात वाई प्लस एन अनुपात जेड प्लस एन हो जाएगा। एन क्या है? n वर्ष पहले जो बात हुई थी। रूल नंबर 9 के बारे में जानते हैं। यदि यम वर्ष के बाद ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात यक्स अनुपात वाई होगा तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात यक्स माइनस यम बटे अनुपात इंटू वाई माइनस यम हो जाएगा। तो दोस्तों यह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिक्सर एंड एलिगेशन। तो विदाउट एनी डिले let's get started in this chapter। सबसे पहले तो हमें इसे हटाना होगा। इसकी ब्राइटनेस थोड़ा तेज कर लें, इतना सा सही होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन फुल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को विस्तार से पढ़ा। तो चलिए इससे भी शुरू करते हैं। अनुपात एवं समानुपात की अवधारणाओं पर आधारित इस अध्याय थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। ठीक है। अब तो दिखाई दे रहा होगा पूरा पन्ना। अनुपात एवं समानुपात की अवधारणाओं पर आधारित इस अध्याय में से किसी मिश्रण में घटकों अवयवों के बीच संबंध निर्धारित पर प्रश्न शामिल है। प्रयोगों की सरलता से प्रश्न सहज ही हल किए जा सकते हैं। मूल तौर पर यह देखा गया है कि मिश्रण आज की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना स्थान रखता है। आमतौर पर हर प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 1 या 2 प्रश्न मिश्रण पर आधारित पूछे जाते हैं। इस अध्याय में दिए गए नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आप मिश्रण पर आधारित प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। जिस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाता है उस अनुपात को मिश्रण का अनुपात कहते हैं। मिश्रण अनुपात किसे कहते हैं? जिस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाता है। देखिए कोई वस्तु है तो उसकी कोई कीमत है, तो द्रव्य का भाग मूल्य और द्रव्य कितना द्रव्य है और कितना बेचा जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो कीमत के आधार पर तो वस्तु कीमत सस्ता भी हो सकती है, महंगा भी हो सकती है। चलिए रूल नंबर 1 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 1 यह है कि
यदि सस्ते वस्तु की कीमत C के रुपये किलोग्राम है तथा महंगे वस्तु की कीमत D रुपये प्रति ग्राम है, दोनों वस्तुओं के मिश्रण की कीमत M रुपये प्रति ग्राम है, तब सस्ती वस्तु, यहाँ पर ध्यान देना है, सस्ती वस्तु बटे महंगी वस्तु, मतलब सस्ती वस्तु का मूल्य बटे महंगी वस्तु का मूल्य बराबर हो जाएगा महंगी वस्तु का मूल्य माइनस मिश्रण का मूल्य बटे सस्ती वस्तु का मूल्य बटे, यहाँ पर यार क्या हो गया, यहाँ पर बटे मिश्रण का मूल्य माइनस सस्ती वस्तु का मूल्य। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सस्ती वस्तु का मूल्य बटे महंगी वस्तु का मूल्य बटे मिश्रण का मूल्य माइनस महंगी वस्तु का मूल्य बटे महंगी वस्तु का मूल्य माइनस सस्ती वस्तु का मूल्य। आप इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं, यहाँ पर सस्ती मूल्य है, यहाँ पर महंगा मूल्य है, यह मिश्रण का मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए M माइनस C कर देंगे और यहाँ पर D माइनस M कर देंगे, तो अनुपात हमें क्या बन जाएगा, महंगी वस्तु का मूल्य इंटू सस्ती वस्तु का मूल्य इंटू महंगी वस्तु का मूल्य का अनुपात D माइनस M अनुपात M माइनस C हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रोल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। मिश्रण में यक्स की मात्रा, यक्स का अनुपात इंटू मिश्रण की कुल मात्रा बटे अनुपात का योगफल। ठीक है, रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं। यदि यक्स लीटर वाले द्रव में A से P लीटर मिलाया जाता है तथा उतनी ही मात्रा में द्रव्य B मिलाया जाता है, आगे फिर मिश्रण में Q लीटर द्रव्य निकाला जाता है तथा उतनी ही मात्रा में B द्रव्य मिलाया जाता है, तो मिश्रण में से R लीटर निकाला जाता है तथा उतनी ही मात्रा में B लीटर मिलाया जाता है, तो मिश्रण की अंतिम अवस्था में द्रव्य A की मात्रा क्या होगी। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर यह होगा यक्स इंटू यक्स माइनस पी बटे यक्स इंटू यक्स माइनस क्यू बटे यक्स आर माइनस आर बटे यक्स, इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो यदि एक ही क्रिया n बार दोहराई जाती है तो मिश्रण की अंतिम स्थिति में द्रव्य A की मात्रा बराबर यक्स इंटू यक्स माइनस पी बटे n या फिर 1 माइनस पी बटे यक्स बटे n, ये दोनों समान ही होगा तथा मिश्रण की अंतिम अवस्था में द्रव्य B की मात्रा बराबर यक्स माइनस द्रव्य A की मात्रा मिश्रण की अंतिम अवस्था में। नियम नंबर 4 के बारे में जानते हैं। यदि द्रव्य की प्रारंभिक मात्रा यक्स, इसमें से Q मात्रा निकाली जाती है तथा प्रक्रिया n बार दोहराई जाती है, तो परिणामी मिश्रण का अनुपात A अनुपात B हो तो A बटे A अनुपात A प्लस B बराबर यक्स माइनस B बटे यक्स पावर n होगा। रूल नंबर 5 के बारे में जानते हैं। यदि समान आयतन के दो बर्तन हैं, ठीक है, दोनों बर्तनों की दूध तथा पानी का मिश्रण क्रमशः m अनुपात n तथा P अनुपात Q, यानी दूध और पानी का दोनों बर्तनों में अनुपात हमें दिया गया है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाए तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यह अनुपात m बटे m प्लस n प्लस p बटे p प्लस q, जिस प्रकार से हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में किए थे उसी प्रकार से यह भी है। चलिए रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। यदि x इकाई द्रव्य में दूध तथा पानी के अनुपात A अनुपात B है, यदि D इकाई दूध इस प्रकार इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात A1 अनुपात B1 हो जाता है। तो D बराबर हमें यहाँ पर x इंटू A1B माइनस A1 बटे A प्लस B B1 इकाई हो जाता है। यदि D इकाई पानी मिलाया जाए तो यहाँ पर D बराबर x इंटू AB माइनस A1B1 बटे A प्लस B इंटू A1 इकाई हो जाता है।
तो चलिए रोल नंबर 7 के बारे में जानते हैं। दूध तथा पानी के ए इकाई मिश्रण में दूध की मात्रा x% है। इस मिश्रण में दूध की पानी कितनी मात्रा में मिलाई जाए ताकि प्रणाली मिश्रण दूध की मात्रा x% से बढ़कर y% हो जाए। तो अभिष्ट दूध की अभिष्ट मात्रा बराबर a × y - x बटे 100 - y इकाई हो जाता है। तो चलिए रोल नंबर 8 रोल नंबर इन आखिरी बारे में जान लेते हैं। चीनी तथा पानी के ए इकाई मिश्रण में पानी की मात्रा x% है। इस मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा वाष्पित हो जाएगी ताकि प्रणाली मिश्रण में पानी की मात्रा x% से घटकर y% हो जाए। तो अभिष्ट पानी a × x - y बटे y इकाई की मात्रा जिसमें वाष्पित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो चलिए विदाउट एनी डिले नेक्स्ट चैप्टर पर हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा परसेंटेज, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन संबंधित प्रश्न, बोट एंड स्ट्रीम अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद ज्योमेट्रिक में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए हम परसेंटेज को शुरू करते हैं।